नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। केरला में आप सभी का स्वागत है। अगर आप केरला टूर प्लान करने का विचार कर रहे हैं और केरला की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस मुन्नार, थेकड़ी, अलेपी और कोची एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि आप अपनी जर्नी स्वयं ही प्लान करें, सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है, वो है टूर पैकेज लेने का, जिसमें कि आपको कोई भी अरेंजमेंट स्वयं नहीं करना होता। सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिससे कि आप अपने ट्रिप को बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो इन सभी बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक ट्रैवल पैकेज बुक किया है केरला के लिए, जिसमें कि हमें मुन्नार, थेकड़ी, अलेपी और कोची ये सारी प्लेसेस घूमने को मिलेंगी। और इस टूर पैकेज का जो ड्यूरेशन है वो है 4 नाइट 5 डेज़ का। ये टूर पैकेज हमने बुक किया है फ्लूटो हॉलीडेज़ के साथ। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आइए पहले मिलकर एक्सप्लोर करते हैं केरला की इन खूबसूरत जगहों को। इस टूर के दौरान जिन स्थानों को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, उन सभी स्थानों के बारे में मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि किन किन स्थानों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अथिरापल्ली वाटरफॉल के लिए, जिसे बाहुबली वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है और ये केरला का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। अथिरापल्ली वाटरफॉल को देखने के बाद हम चलेंगे कोच्चि से मुन्नार की ओर और आगे बढ़ते हुए देखेंगे चियापारा और वलारा वाटरफॉल, जो कि बेहद खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं और रास्ते के बीच में ही पड़ते हैं। और फिर मुन्नार पहुंचने के बाद हम चलेंगे कलारी क्षेत्र के लिए, जहां पर हम देखेंगे कथकली और कलारी पयट्टू, जो कि एक मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस है। फिर कलारी क्षेत्र के बाद हम चलेंगे रोज गार्डन के लिए, जहां पर विभिन्न प्रकार के ब्यूटीफुल फ्लावर्स पाए जाते हैं। रोज गार्डन को देखने के बाद हम चलेंगे फोटो पॉइंट के लिए, जहां से चाय के बागानों का बेहद खूबसूरत नज़ारा नजर आता है। फोटो पॉइंट के बाद हम चलेंगे मट्टुपेट्टी डैम के लिए, जो कि मुन्नार की एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मट्टुपेट्टी डैम के बाद हम चलेंगे टॉप स्टेशन के लिए, जो कि केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर पर बना एक बेहद खूबसूरत व्यू पॉइंट है, जहां से पहाड़ों का पैनोरामिक व्यू नजर आता है। टॉप स्टेशन के बाद हम चलेंगे एराविकुलम नेशनल पार्क के लिए, जहां पर पाई जाती हैं नीलगिरी थार्स, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। फिर मुन्नार से हम चलेंगे थेकड़ी के लिए और रास्ते में देखेंगे चिन्ना कनाल वाटरफॉल और लॉकहार्ट गैप को, जो कि बेहद खूबसूरत व्यू पॉइंट है। फिर थेकड़ी पहुंचने के बाद हम चलेंगे पेरियार नेशनल पार्क में बोट सफारी के लिए और एक्सप्लोर करेंगे वाइल्ड लाइफ को। पेरियार नेशनल पार्क के बाद हम चलेंगे स्पाइस गार्डन को विजिट करने, जहां पर हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के मसाले कैसे उगाए जाते हैं। और फिर थेकड़ी से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे अलेपी, जहां पर हाउस बोट पर रहकर केरला को हम एक अलग अंदाज में एक्सप्लोर करेंगे। हाउस बोट के बाद हम एक्सप्लोर करेंगे अलेपी के कुछ और बेहतरीन प्लेसेस, जो कि हैं एलेपूजा बीच, मरारी बीच और अलेपी का लाइट हाउस। फिर अलेपी से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे कोच्चि के लिए, जहां पर हम देखेंगे नेवल मैरीटाइम म्यूजियम, जहां पर इंडियन नेवी के कई सारे उपकरण और अस्त्र शस्त्र संग्रहित करके रखे हुए हैं। नेवल म्यूजियम के बाद हम देखेंगे वास्को डिगामा स्क्वायर, जो कि चाइनीज फिशर नेट के लिए फेमस है। इसके बाद हम चलेंगे मट्टानचेरी पैलेस के लिए, जो कि एक ऐतिहासिक संग्रहालय है। और मट्टानचेरी पैलेस को देखने के बाद हम देखेंगे लुलु मॉल, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है। लेकिन बस इतना ही नहीं, इस टूर के दौरान और भी कई सारे स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आज है हमारे इस ट्रिप का पहला दिन।
हम पहुंच चुके हैं कोच्चि, और कोच्चि हम पहुंचे हैं बाय ट्रेन। अगर आप चाहें तो फ्लाइट से भी आप कोच्चि पहुंच सकते हैं, क्योंकि कोच्चि में एयरपोर्ट की सुविधा अवेलेबल है। और कोच्चि पहुंचने के बाद हमारे एक्चुअल टूर पैकेज की शुरुआत होती है। और अब हमें लेने आ चुकी है कार, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है, जिसके द्वारा हम अब ये सारे स्थान घूमेंगे। तो अब सबसे पहले हम चल रहे हैं अथीरापल्ली वाटरफॉल के लिए, जिसका डिस्टेंस एर्नाकुलम जंक्शन से लगभग 65 किलोमीटर्स का है। एर्नाकुलम जंक्शन कोच्चि का मुख्य रेलवे स्टेशन है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अथीरापल्ली वाटरफॉल के मेन गेट पर। यहाँ पर एंट्री करने से पहले टिकट परचेज करना होता है। टिकट का मूल्य है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, अगर आप एक एडल्ट हैं। और अगर आपके साथ कोई व्हीकल है, जैसे कि अगर आप अपनी कार लाए हैं या फिर आपने कोई कार हायर करी है, तो उसका जो चार्ज लगता है वो 30 रुपीज़ का लगता है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अथीरापल्ली वाटरफॉल के पास में। ये है मेन व्यू पॉइंट अथीरापल्ली वाटरफॉल का। फिलहाल इसका वाटर फ्लो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये केरला का सबसे बड़ा वाटरफॉल है जो कि अभी हम देख रहे हैं। क्योंकि ये वाटरफॉल सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ साइड में भी आप देखेंगे तो आपको वाटरफॉल का जो फ्लो है यहाँ पर भी नज़र आएगा। इस वाटरफॉल को बाहुबली वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाहुबली जो मूवी में सीन दिखाया गया है वाटरफॉल वाला, वो यहीं का शूट किया गया है। सिर्फ बाहुबली नहीं, और भी कई सारी मूवीज़ जैसे कि पुष्पा है, जो रजनीकांत की जो जेलर है, वो उसके भी सीन्स यहीं पर शूट किए गए हैं। सिर्फ इतनी मूवीज़ नहीं, कई सारी मूवीज़ हैं जिनके सीन्स यहाँ से लिए गए हैं। ये वाटरफॉल लगभग 81.5 फीट्स की ऊंचाई से गिरता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाइट है, जिससे ये वाटरफॉल नीचे की ओर आता है। अथीरापल्ली वाटरफॉल की अगर टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है और शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। तो इस बीच आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। तो अथीरापल्ली वाटरफॉल को देखने के बाद अब हम चल रहे हैं मुन्नार के लिए, जिसका डिस्टेंस अथीरापल्ली वाटरफॉल से लगभग 130 किलोमीटर्स का है। और इस पूरे रास्ते में हमें कई सारे रबर प्लांटेशंस नजर आते हैं, जिनसे कि रबर इकट्ठा किया जाता है। अब एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल के सामने हम खड़े हैं, जिसका नाम है चियापारा वाटरफॉल। इसे चिरियापारा वाटरफॉल के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। और ये वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा हाइट से गिरता है, बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी, और ये जस्ट मुन्नार जाने वाले रास्ते के बीच में ही पड़ता है। चियापारा वाटरफॉल एक काफ़ी अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट है। अगर आप यहाँ आते हैं तो काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। चियापारा वाटरफॉल से जब हम लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे चलते हैं तो वलारा वाटरफॉल नज़र आता है। हालांकि इस वाटरफॉल के पास तो हम नहीं जा सकते, लेकिन वाटरफॉल का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। ये वाटरफॉल भी काफ़ी बड़ा है। अभी हम इसको थोड़ा सा क्लोजअप में देखने की कोशिश करेंगे। तो अब इस खूबसूरत रास्ते से आगे बढ़ते हुए हमने प्रवेश कर लिया है मुन्नार में, और देखने जा रहे हैं कलारी क्षेत्र, जहां पर केरल के एक्चुअल ट्रेडिशन को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पर 2 शो होते हैं, एक 5 to 6 जिसमें हम देख सकते हैं कथकली, और एक शो होता है जिसका नाम है कलारी पयट्टू, जिसमें कि हम मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं, जिसका टाइमिंग है 6 बजे से शाम को 7 बजे तक का। तो दोनों शोज़ भी आप देख सकते हैं और एक भी देख सकते हैं। दोनों के चार्जेस 200 रुपीज़ पर पर्सन के होते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों शोज़ देखने चल रहे हैं। कथकली का जहाँ पर मेकअप रूम है, जहाँ पर मेकअप होता है, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि मेकअप किस तरह से किया जाता है। कथकली का मेकअप करने में लगभग 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है। तो अगर आप भी शो टाइमिंग से लगभग आधा से 1 घंटा पहले आ जाएं, तो इस तरह से मेकअप करते हुए आर्टिस्ट को देख सकते हैं और उनसे वार्तालाप भी कर सकते हैं। अब जिस परफॉर्मेंस को हम देख रहे हैं ये है कथकली, जो कि एक तरह का ऐसा डांस परफॉर्मेंस है जिसमें कि बिना कुछ बोले एक्सप्रेशंस के थ्रू रामायण और महाभारत की जो स्टोरीज़ हैं
उन्हें प्ले किया जाता है। इसमें एक्सप्रेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब जिस शो को हम देख रहे हैं ये है मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस, जिसे कलारी पयट्टू कहा जाता है। इसे माना जाता है कि ये लगभग 3000 साल पुरानी आर्ट परफॉर्मेंस है, जिससे कि कुंफू और जूडो का भी ओरिजिन हुआ है। तो अब हम मुन्नार में पहुंच चुके हैं और जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं उस होटल का मैं आपको रूम दिखाना चाहूँगा। ये रूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है और काफ़ी लग्जीरियस रूम है, क्योंकि इसमें सारी सुख सुविधाएं हैं जो कि एक रूम में होनी चाहिए। इसमें आपको गर्म पानी की सुविधा भी मिल जाएगी, क्योंकि कई बार मुन्नार थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है तो उस टाइम आपको गर्म पानी की आवश्यकता होगी। एक कबर्ड दिया हुआ है और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस रूम की बालकनी से दिखने वाला नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं रूम की बालकनी से काफ़ी खूबसूरत सा ये नज़ारा नज़र आता है। सामने की कुछ होटल्स दिखती हैं और ये जो लाइटिंग वाला व्यू है और जो नीचे का स्ट्रीट व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। और साथ ही इस रूम का जो टॉयलेट एरिया है वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये टॉयलेट एरिया काफ़ी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा है प्रॉपर तरीके से। और बाथरूम के लिए एक सेपरेटली यहाँ पर इस तरह से चेम्बर टाइप का बना दिया गया है, तो आप इस तरह से यहाँ पे हॉट शावर्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी सुविधा है जो कि इस होटल रूम में दी गई है। आज है हमारे इस ट्रिप का दूसरा दिन। हमारा ब्रेकफास्ट अब रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में इंक्लूडेड है। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलेंगे मुन्नार के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को एक्सप्लोर करने। तो अब मुन्नार के एक बहुत ही खूबसूरत स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि है रोज़ गार्डन मुन्नार। यहाँ पर कई प्रकार के आपको फूल नज़र आएंगे। इसका नाम ज़रूर है रोज़ गार्डन्स, लेकिन रोज़ के अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं दिसंबर के महीने में, तो यहाँ पर हर प्लांट के अंदर कई सारे फूल हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन इनका जो बेस्ट सीज़न टाइमिंग रहता है आई थिंक नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी रहता है। इसमें आपको बहुत सारे फूल यहाँ पर नज़र आएंगे। और कई सीज़न ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर आपको इसमें फूल नज़र कम आए, लेकिन ये गार्डन काफ़ी खूबसूरत है। आपको यहाँ मस्ट विज़िट करना चाहिए। ये गार्डन के कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं फूलों के साथ, और एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी वाला ये स्थान है। इस गार्डन को घूमने में आपको लगभग आधा से पौन घंटे का समय लगेगा। अगर आप ज़्यादा टाइम भी बिताते हैं तो लगभग 1 घंटे में आप आराम से इस गार्डन को विज़िट कर सकते हैं। रोज़ गार्डन को देखने का जो टिकट चार्ज लगता है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका चार्ज लगता है 25 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। तो अब हम पहुंच चुके हैं मुन्नार के फ़ोटो पॉइंट पर, जिसका डिस्टेंस मुन्नार सेंटर से लगभग 5 किलोमीटर का है। ये स्थान फ़ोटो पॉइंट इसलिए भी कहलाता है क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कराने आते हैं। वैसे तो मुन्नार में आप जगह जगह पर देखेंगे तो आपको टी गार्डन्स नज़र आएंगे, लेकिन ये जो टी गार्डन है एक तरह से अनछुआ है, क्योंकि अंदर की तरफ मुन्नार के टी गार्डन्स के अंदर नहीं जाया जा सकता। और ये टाटा टी गार्डन्स हैं जहाँ पर ये फ़ोटो पॉइंट बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हैं तो अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। शायद इस वजह से इस जगह का नाम फ़ोटो पॉइंट रखा गया है। और यहाँ से आप देखेंगे तो पीछे से माउंटेन रेंज का भी काफ़ी अच्छा नज़ारा नज़र आता है। मुन्नार के एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पर अब हम पहुंच चुके हैं, जो कि है मट्टूपेटी डैम। और ये एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है, जैसे कि आप हमारे साथ भी देख पा रहे होंगे। यहाँ ये जो लेक है, ये मट्टूपेटी लेक, इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो पहाड़ियाँ और जो टी गार्डन्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। मट्टूपेटी डैम में अगर हम बोटिंग के चार्जेस की बात करें तो चार्जेस कुछ इस तरह से लगते हैं कि अगर हम एक 5 पर्सन की स्पीड बोट बुक करते हैं तो 1080 रुपये लगता है।
अगर हम बुक करते हैं 7 पर्सन्स की स्पीड बोट तो 1400 रुपीज़ यानी कि 1400 रुपये लगता है। और अगर एक बड़ी बोट बुक करते हैं 20 पर्सन्स के लिए तो 2000 रुपीज़ का चार्ज लगता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप मट्टूपेटी डैम में बोटिंग करना चाहते हैं और आप मान लीजिए 2 ही जने आए हैं तो भी आपको ये पूरी बोट ही बुक करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप 5 पर्सन वाली स्पीड बोट बुक कर रहे हैं तो भी आपको ये पूरी ही करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको एक बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप यहाँ पर शेयरिंग के लिए पर्सन्स को ढूंढ लें, यानी कि यहाँ पे भी कई लोग आते हैं जो कि बोटिंग करना चाहते हैं तो आप उनके साथ शेयरिंग कर सकते हैं और कंप्लीटली बोट बुक कर सकते हैं ताकि आपके जो चार्जेस हैं वो डिवाइड हो सकें। मट्टूपेटी डैम से लगभग 7 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक पॉइंट आता है जिसका नाम है इको पॉइंट। इको मतलब होता है कि यहाँ पर आवाज़ गूंजती है। अगर हम कुछ भी यहाँ पर बोलेंगे ज़ोर से तो सामने से रिफ्लेक्ट होकर के वापस से आवाज़ हमें सुनाई देगी और वो जो आवाज़ वापस आती है उसे ही इको कहा जाता है। तो अभी हम मुन्नार में हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा ज़ोर से बोलने की कोशिश करूँगा मुन्नार, देखते हैं कि आवाज़ आती है या नहीं आती है। मुन्नार! आवाज़ थोड़ी सी गूंजती है लेकिन इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन ये जो पूरे के पूरे पेड़ हैं यहाँ पे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ फैलती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं टॉप स्टेशन व्यू पॉइंट पर। इस जगह का नाम टॉप स्टेशन इस वजह से है क्योंकि पुराने समय में यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था जिसका निर्माण किया गया था 1902 के अंदर टी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्योंकि इस पूरे एरिया में चाय के बागान भरपूर हैं तो चाय को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया और ये रेलवे स्टेशन काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया था और ये मतलब एक तरह से इस रीजन का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ रेलवे स्टेशन था तो इस वजह से इसका नाम टॉप स्टेशन रखा गया है। लेकिन 1924 के अंदर यहाँ पर एक फ्लड आया यानी कि बाढ़ आई जिसके अंदर वो रेलवे स्टेशन ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन सिर्फ नाम रह गया टॉप स्टेशन। ये जगह तमिलनाडु और केरल की बॉर्डर पर पड़ती है, यानी कि यहाँ से देखें तो एक साइड तमिलनाडु आपको नज़र आएगा और दूसरी साइड आपको नज़र आएगा केरला। और इस स्थान की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर एक नायाब फूल पाया जाता है जो कि 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है और उस फ्लावर का नाम है नीलकुरंजी फ्लावर। मुन्नार में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस अब हम देखने जा रहे हैं जो कि है एराविकुलम नेशनल पार्क। यहाँ पर नीलगिरी थार्स पाए जाते हैं। एक स्पेशल वैरायटी की गॉट होती है जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। यहाँ पर सफारी जिप्सी में तो नहीं होती लेकिन बस में हमें ऊपर ले जाया जाता है नेशनल पार्क के टॉप सिरे तक और फिर वहाँ से 1 किलोमीटर के लगभग हमें ट्रैक करना होता है। और अगर बात करें टिकट प्राइस की तो एराविकुलम नेशनल पार्क का टिकट प्राइस है 200 रुपीज़ पर पर्सन का, यानी कि 200 रुपये प्रति व्यक्ति। तो अब हम बस में बैठ चुके हैं और सभी पैसेंजर्स यहाँ पर जा रहे हैं एराविकुलम नेशनल पार्क की सफारी के लिए। और अभी यहाँ पर रास्ते में ही नीलगिरी थार्स नज़र आ रहे हैं जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि यहाँ पाई जाती हैं। कुछ इस तरह के खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं जब हम जाते हैं बस से एराविकुलम नेशनल पार्क के टॉप मोस्ट सिरे तक। तो अब हम बस से ऊपर की ओर पहुंच चुके हैं और जो रास्ता हमने पार किया बाय बस ये 4 किलोमीटर्स का ट्रैक था जो कि माउंटेन के ऊपर धीरे धीरे करके बस ने कवर किया और रास्ते में काफ़ी अच्छी ग्रीनरी और काफ़ी अच्छे नज़ारे नज़र आए। तो अब यहाँ से ट्रैक वाला रास्ता शुरू होता है। वैसे देखा जाए तो हमें काफ़ी ऊंचाई पर जाना है, उस ऊंचाई पर लगभग, और रास्ता थोड़ा घूमते हुए ऊपर की ओर जाता है। तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं एराविकुलम नेशनल पार्क के टॉप मोस्ट सिरे पर। ये लगभग 1 किलोमीटर का वॉक है और जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर एराविकुलम नेशनल पार्क लिखा हुआ आपको नज़र आएगा और एक हट बनी हुई है साइड में, उससे आगे आपको नहीं जाने दिया जाता। दिस इज़ द फाइनल पॉइंट। अभी जो आप हमारे पीछे नज़ारा देख पा रहे हैं ये एराविकुलम नेशनल पार्क के टॉप मोस्ट सिरे से देख रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है और ये एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर पॉइंट भी है। इस वजह से जो भी आप सैलानी यहाँ पर देखेंगे वो आपको फ़ोटो क्लिक करते हुए ही नज़र आएंगे। एराविकुलम नेशनल पार्क में अब हम देख रहे हैं नीलगिरी थार्स को जिनकी संख्या यहाँ पर 1000 के लगभग है और ये एक तरह की पहाड़ी बकरी है।
आज है हमारे इस ट्रिप का तीसरा दिन और हम चल रहे हैं मुन्नार से ठेकड़ी के लिए और जो रूट हमने चूज़ किया है वो है पोपारा रूट। तो अब हम पहुंच चुके हैं एक बेहद खूबसूरत पॉइंट पर जिसका नाम है लॉकहार्ट गैप। एक्चुअल में इस स्थान का नाम लॉकहार्ट इस वजह से रखा गया है क्योंकि यहाँ पर एक माउंटेन का जो शेप है वो कुछ हार्ट की तरह नज़र आता है, जैसे कि दिल बना हो। ये बीच में कुछ इस तरह का गैप टाइप का दिखता है, इस वजह से हार्ट का जो शेप है उसकी वजह से इस पॉइंट का नाम इस तरह से रखा गया है। वैसे वो तो एक पॉइंट हो गया, लेकिन नीचे का जो सीनरी यहाँ से नज़र आती है वो बहुत खूबसूरत है और ये स्थान ऑन द वे ही पड़ता है, यानी कि आप रास्ते में जब जाएंगे पोपारा रीजन से होते हुए ठेकड़ी के लिए तो ये गैप आपको नज़र आएगा और ये जो सीन है ये आपको नज़र आएगा, बहुत खूबसूरत सा है। अब रास्ते में ये खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिला है जो कि है चिन्ना कनाल वाटरफॉल। ये पोपारा रीजन से जब हम गुजरते हैं ठेकड़ी के लिए तो उस रास्ते में पड़ता है और ये वाटरफॉल ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हाइट से गिरता है। आप साइड से देखेंगे तो बहुत ऊंचाई से ही गिरता है और मॉनसून के टाइम पर इसका जो फ्लो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि ये महीना है दिसंबर का, तो दिसंबर के महीने में भी इसकी फ्लो रेट काफ़ी अच्छी है। तो अब हम आ चुके हैं ठेकड़ी की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस पर जो कि है पेरियार टाइगर रिजर्व, जिसे पेरियार नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर स्पेशली कोई जीप सफारी जैसा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप बोट में बैठकर एक तरह का सफारी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये जो आप पानी देख रहे हैं ये है पेरियार लेक और पेरियार रिवर और यहाँ पर इस तरह से बोट्स चलती हैं और बोट्स के ऊपर बैठकर आप एक तरह का सफारी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, क्योंकि जब बोट्स से आप किनारे किनारे निकलते हैं तो कई सारे वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर नज़र आते हैं। तो हम भी ये सफारी एक्सपीरियंस लेने वाले हैं जो कि काफ़ी यूनिक होने वाला है। यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है ये सारी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं प्राइमरी टिकट काउंटर पे के लिए, जहाँ से आपको प्राइमरी टिकट लेना पड़ता है एंट्री करने के लिए फॉरेस्ट एरिया में, और फिर वहाँ से आपको एक बस मिलती है जो कि आपको लेकर आती है पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए। तो सबसे पहले वहाँ चलते हैं और फिर यहाँ की जो भी डिटेल्स होगी आपके साथ शेयर करेंगे। पेरियार टाइगर रिजर्व में अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो बोटिंग करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ता है, लेकिन ये बोटिंग का टिकट नहीं है, ये एंट्री का टिकट है नेशनल पार्क के अंदर। यानी कि यहाँ से कुछ इस तरह की बसेस हैं, बसेस आपको लेकर जाती हैं पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर और वहाँ जाकर आपको स्पेशली बोटिंग का टिकट लेना होता है जो कि 255 रुपीज़ पर पर्सन का होता है। लेकिन यहाँ पर मैं चार्जेस आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर आप एक पर्सन हैं तो 45 रुपीज़ तो आपका एंट्री चार्ज लगता है और 30 रुपीज़ आपका बस का फेयर लगता है, यानी कि बस से यहाँ से वहाँ तक ले जाने का कॉस्ट रहता है। और ये है वो विंडो जहाँ से आपको टिकट मिलता है। बोटिंग टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, 9:30 से 11 AM तक, मतलब 6 स्लॉट्स के अंदर ये टाइमिंग होते हैं और लास्ट टाइमिंग जो है वो 3:30 से लेकर 5 PM तक का है। तो अब हमें बोट अलॉट कर दी गई है और यहाँ पर जो सीट्स हैं वो आपको अलॉट की जाती है नंबर वाइज, यानी कि आपको कोई रश करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कौन सी सीट होगी, कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस नहीं है। आपको हर सीट के पीछे इस तरह से नंबर दिखेगा, तो आप लाइन में कहीं पर भी हो आपकी सीट रिजर्व है। तो अब हमारी बोट स्टार्ट हो चुकी है और हम चल रहे हैं पेरियार टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए। एक तरह की बोट सफारी होने वाली है। वैसे ये जो लेक है ये है पेरियार लेक और हमारे साथ काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर हैं और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं इस बोट राइड को। लेकिन एक तरह का नेशनल पार्क सफारी है पेरियार टाइगर रिजर्व में। पेरियार टाइगर रिजर्व में जब हम बोट राइड करते हैं तो हमें कोस्टल एरिया यानी कि जो किनारा होता है पानी का किनारा उसके आसपास देखना पड़ता है, क्योंकि पानी पीने के लिए जंगली जानवर यहाँ पर आते हैं अक्सर, और जब हम वो पानी पीने आएंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमें वो साइटिंग अच्छी दे जाए।
ठेकड़ी में अब हम एक इंटरेस्टिंग स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है एलिफेंट जंक्शन, जहां पर आप एलिफेंट के ऊपर राइड कर सकते हैं, एलिफेंट के साथ बेदिंग कर सकते हैं। मतलब एलिफेंट आपको सूंड से नहलाएगा। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अब अगर चार्जेस के बारे में बात करूँ तो एलिफेंट राइड और एलिफेंट के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने में आपको 500 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। और अगर आप पूरा पैकेज लेना चाहते हैं जिसमें कि एलिफेंट बेदिंग होती है, एलिफेंट राइड होती है, तो उसका चार्ज लगता है 1500 रुपये। कुछ 1-2 एक्टिविटीज़ और होती हैं एलिफेंट के साथ, तो इसका चार्ज 1500 रुपये के लगभग लगता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ का भी मज़ा ले सकते हैं। ठेकड़ी में आपको कई सारे स्पाइस गार्डन्स नज़र आएंगे, यानी कि मसालों के बागान। उनमें से एक मसालों के बागान के सामने हम खड़े हुए हैं जिसका नाम है स्पाइस रूट। यहाँ पर काफ़ी सारे मसालों के पौधे हैं और मसालों के इस गार्डन में हमें एक गाइडेड टूर मिलता है 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, यानी कि आप गार्डन को विज़िट कर सकते हैं। साथ ही आपको एक हिंदी गाइड या इंग्लिश गाइड, जैसे भी आपकी लैंग्वेज की प्रेफरेंस होगी उसके अनुसार आपको एक गाइड दिया जाता है जो कि आपको पूरे गार्डन में जितने भी वैरायटीज़ के स्पाइसेस के प्लांट्स हैं उन सबको एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि किस तरह से कौन सा मसाला कैसे उगता है, ये सारी जानकारी दी जाती है। अभी जिन पौधों को हम देख रहे हैं ये हैं इलायची के पौधे और इनमें इलायची भी नज़र आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा इलायची किस तरह से उगती है। ये जो नीचे आप बर्ड्स देख रहे हैं सारे, ये सभी इलायची हैं और कुछ इस तरह से, मतलब एक साथ गुच्छे के रूप में ये कई सारी इलायची एक पौधे से निकलती हैं। अब जिस प्लांट को हम देख रहे हैं ये है काली मिर्च का प्लांट, मतलब जो ब्लैक पेपर होता है वो कुछ इस तरह से उगता है जैसे कि आप देख पाएंगे। ये जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं अभी ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब ये सूख जाते हैं पूरी तरह से, ये पक जाते हैं तो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। और जब ब्लैक कलर का जो कोट इनसे हटा दिया जाता है तो वाइट पेपर, जो सफ़ेद काली मिर्च होती है, वो नज़र आती है। अब हम देख रहे हैं बनाना ट्री, केले का पेड़। वैसे ये कोई स्पाइस तो नहीं है, लेकिन केरल में जब आप आएंगे तो आपको कई जगह इस तरह के बनाना ट्रीज़ नज़र आएंगे। ठेकड़ी में जिस होटल में हम रुके हुए हैं उस होटल का मैं आपको रूम टूर देना चाहूँगा जहाँ पर हम रुके हुए हैं। ये होटल का रूम काफ़ी लग्जीरियस है और होटल की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। आप होटल रूम भी देख सकते हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। एक टेलीविज़न यहाँ पर दिया गया है, एक मिरर है, और एक ही मिरर नहीं है, यहाँ पे एक तरह से डबल साइडेड मिरर और कबर्ड्स भी दिए गए हैं। इस तरह से ये कबर्ड्स दिए गए हैं अगर आप कुछ लगेज लाते हैं, कपड़े लाते हैं, और एक मिरर यहाँ पर भी दिया गया है। और अगर आप टी कॉफ़ी कुछ लेना चाहते हैं तो उसके पाउचेस वगैरह हैं। और यहाँ का जो बाथरूम है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन और एक अच्छा बाथरूम है, और गर्म पानी की सुविधा मिलेगी। हर एक चीज़ इसमें मौजूद है, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है और बिल्कुल एक तरह से ठेकड़ी सेंटर पे ये होटल है। और इसकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह है, हर एक चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो अब अपने होटल रूम में चेक इन करने के बाद हम आ चुके हैं ठेकड़ी के मार्केट को विजिट करने, जहां पर विभिन्न प्रकार के मसाले, चॉकलेट्स और केले के चिप्स की कई सारी दुकानें हैं। यहाँ पर आपको केले के चिप्स काफ़ी रीजनेबल दाम में मिल जाते हैं, जिन्हें आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो आज है हमारे इस ट्रिप का 4th डे और हम चल रहे हैं ठेकड़ी से एलपी के लिए, जिसका डिस्टेंस लगभग 140 किलोमीटर्स का है। इसी रास्ते के बीच में एक वाटरफॉल भी पड़ता है, जिसके साथ अगर आप चाहें तो रुककर कुछ फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थान हम देखने जा रहे हैं, जो कि है पाइनएप्पल के फील्ड एरियाज़। यहाँ पर पाइनएप्पल की खेती की जाती है, मतलब पूरा का पूरा खेत आप देख रहे हैं, इसमें पाइनएप्पल के पौधे हैं। ज़्यादा बड़े पौधे नहीं होते, इनकी हाइट लगभग इतनी ही बड़ी होती है, और पूरे फील्ड में पाइनएप्पल के इस तरह से पौधे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये पाइनएप्पल यहाँ पर इस तरह से उगता है। और थोड़े हम प्लांट्स देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पाइनएप्पल है जो कि इस पौधे में कुछ इस तरह से आता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम पाइनएप्पल खाते तो हैं, लेकिन हमें
नेचुरल स्टेट में ये शायद देखने नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ पूरे के पूरे फील्ड में यहाँ पाइनएप्पल लगा हुआ है। इसमें देखेंगे तो ये बड़े साइज़ के पाइनएप्पल्स हैं जो कि यहाँ लगे हैं इस तरह का। ये पूरा का पूरा ही पौधा एक तरह से कांटे वाला होता है। अगर इसका टेक्सचर भी देखेंगे तो इसकी पत्तियों में भी एक तरह से धार है, ब्लेड टाइप की, मतलब कांटे टाइप के होते हैं। और पाइनएप्पल तो हम जानते हैं थोड़ा सा बाहर से रफ़ होता है, टफ़ होता है। तो पूरा का पूरा फील्ड पाइनएप्पल का है। ये पाइनएप्पल फील्ड्स तब आते हैं जब हम ठेकड़ी से अल्लपी के लिए जाते हैं, तो रूट के बीच में ही इस तरह के पाइनएप्पल प्लांटेशन के जो फील्ड्स हैं वो देखने मिलते हैं, जहाँ पर हम कुछ इस तरह से पाइनएप्पल्स को ग्रो होते हुए देख सकते हैं। तो फाइनली अब हम हाउस बोट में पहुंच चुके हैं। एलपी जो कि हाउस बोट के लिए जाना जाता है, उसमें हम आ चुके हैं। हाउस बोट में रहने खाने की सारी सुविधा होती है। एक तरह का ये चलता फिरता होटल है। मैं आपको थोड़ा सा अंदर से भी दिखाना चाहूँगा। वैसे हाउस बोट अलग अलग कैटेगरी वाइज होते हैं, यानी कि हाउस बोट में आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी के साथ प्राइवेट हाउस बोट भी मिलती है, जिसमें कि अगर आप हनीमून कपल्स हैं तो आप उसमें रह सकते हैं। लेकिन जिस हाउस बोट में हम रह रहे हैं इसमें 3 ऑक्यूपेंसीज हैं, यानी कि 3 बेडरूम वाला ये हाउस बोट है। और इसके जो रूम्स हैं मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और भी ये कहाँ कहाँ हमको घुमाती है, सारी जानकारी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको हमारा रूम एरिया दिखाना चाहूँगा। दिस इज़ अ रूम एरिया ऑन द टॉप फ्लोर। हाउस बोट एक तरह से 2 फ्लोर वाली होती है, एक नीचे वाला फ्लोर होता है, एक ऊपर वाला होता है। तो हमारा जो रूम है वो ऊपर वाले फ्लोर पर है। आप देख सकते हैं वेल मेंटेन्ड रूम है और इससे एक तरह का व्यू भी आता है। बाहर से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको जो बैक वाटर्स का व्यू है वो नज़र आएगा। और साथ ही रूम के अंदर होता है एक टॉयलेट एरिया, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। टॉयलेट भी काफ़ी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा है प्रॉपर, और इसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं। और साथ ही हाउस बोट ये एयर कंडीशन वाला है, लेकिन एयर कंडीशनर शाम को चलता है लगभग 5 बजे के बाद, जब हाउस बोट को किनारे लगा दिया जाता है। टाइमिंग्स वगैरह भी मैं आपको क्लियर करूंगा हाउस बोट के रिगार्डिंग। और हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी हैं हाउस बोट के, जो कि हमारे साथ ऑक्यूपेंसी शेयर कर रहे हैं। मतलब इस बोट में 3 ऑक्यूपेंसीज हैं, तो एक में सर और मैम है। और मैं आपको नीचे से भी दिखाता हूँ, क्योंकि इस हाउस बोट में किचन एरिया भी होता है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, जिस भी तरह का आप फूड लेते हैं उस तरह का फूड आप यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि एक अलग से सेपरेट किचन होता है जहाँ पर रुक सकते हैं। देखिए, एक ऑक्यूपेंसी तो ये हो गई, मतलब एक रूम ये हो गया है, और दूसरा रूम ये हो गया है। मैं रूम को आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, अंदर नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स अ प्राइवेट लोकेशन फॉर अदर कपल्स। सो इस तरह का रूम होता है। नीचे की साइड भी आप देख सकते हैं इस तरह का रूम है, इसमें एसी है और यहाँ पर भी एक तरह का खिड़की से बाहर दिखने वाला व्यू नज़र आता है। और अब इस हाउस बोट का किचन एरिया मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर सीधे आइए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दिस इज़ द किचन एरिया फॉर द हाउस बोट। और यहाँ पर सारा मील वगैरह प्रिपेयर होता है, जिस भी तरह का फूड आप लेते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फ़िश वगैरह और बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं इस बोट के डाइनिंग एरिया की तरफ, जहां पर इस तरह से खाना परोसा जाता है। जिस तरह का भी फूड आप लेते हो, आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, उस तरह से आप फूड ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा पायलट एरिया, जहाँ से इस बोट को कंट्रोल किया जाता है। हमारे साथ सर हैं जो कि अभी इस बोट को ड्राइव कर रहे हैं। सर, व्हाट्स योर नेम? अनीश मेरा नाम। अनीश। अनीश। अनीश सर, आप हिंदी बोलते हैं सर? हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं सर। अभी जिस एरिया में चल रहे हैं ये कौन सा एरिया है? ये वेम्बनाड लेक है। वेम्बनाड लेक। इस वेम्बनाड लेक के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया का सबसे लंबा लेक है, लगभग 97 किलोमीटर्स लंबा, और ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, कई सारे प्लेसेस से गुजरता है। हाउस बोट में आपको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों की सुविधा मिलती है, इंक्लूडेड इन योर हाउस बोट पैकेज। और अभी हमारा ये लंच आ चुका है, जिसे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। लंच में सारी चीज़ें आ चुकी हैं। एक सांभर है, कुछ पूरीज वगैरह है और राइस है,
एक सब्ज़ी है, मतलब अगर आपको वेजिटेरियन फूड चाहिए होता है तो वेजिटेरियन अवेलेबल होता है। जिस भी तरह का फूड आप बोलते हैं, पहले बोलना पड़ता है आपको कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन, आपसे पूछते हैं वो लोग, फिर उसके बाद आपका फूड प्रिपेयर किया जाता है। हाउस बोट की अगर टाइमिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर 12:30 बजे के आसपास आप चेक इन कर सकते हैं, यानी कि हाउस बोट में आ सकते हैं। और हाउस बोट शाम के 5 बजे तक ही चलती है, उसके बाद इसको किनारे पर लगा दिया जाता है। एलेपी में हाउस बोट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर लगभग 1800 से लेकर 2000 तक हाउस बोट्स हैं जो कि बैक वाटर्स में चलती हैं। तो कुछ इस तरह से हाउस बोट चलाने का एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हैं। और पास में काफ़ी सारी हाउस बोट्स चलती रहती हैं और इस तरह का व्हील, एक तरह का कार का व्हील, मतलब अगर आप इधर घुमाएंगे तो इधर की तरफ ये मूव कर जाएंगी और इधर घुमाएंगे तो ये इधर की तरफ मूव कर जाएगी। तो इस तरह से आप हाउस बोट चलाने का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब शाम के 5 बज चुके हैं। हमारी हाउस बोट को एक किनारे पर पार्क कर दिया गया है, क्योंकि 5 बजे बाद हाउस बोट चलाना अलाउड नहीं है गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार। और इसी तरह से ये एक पार्किंग एरिया है, यहाँ पर कई सारी और भी हाउस बोट्स हैं जिन्हें पार्क कर दिया जाता है। तो अब रात के 8 बज चुके हैं और हम वापस से अपनी हाउस बोट पर आ चुके हैं। हमारा डिनर अब रेडी हो चुका है। डिनर हमने वेजिटेरियन ऑर्डर किया है क्योंकि हम एक वेजिटेरियन पर्सन्स हैं। तो अब हमारा डिनर हो चुका है, हम आ चुके हैं अपनी हाउस बोट के रूम के अंदर। और आज हमारा जो नाइट स्टे होने वाला है वो यहीं पर होने वाला है, जो कि एक बहुत ही यूनिक और अमेजिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम पानी के बीच में खड़ी हुई बोट पर सोने वाले हैं। और यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर। यहाँ पर जब बोट को लगा दिया जाता है किनारे पर तो एयर कंडीशनर की फैसिलिटी आप चालू कर सकते हैं, वाईफाई की फैसिलिटी है और यहाँ से व्यूज़ भी अच्छे नज़र आते हैं। अगर आप इस विंडो को खोलेंगे तो नज़र आते हैं। वैसे ये हमने कर्टेन्स लगा लिए हैं ताकि बाहर की लाइट ना आए और यहाँ पर आराम से सोया जा सकता है। तो हम यहाँ पर अब सोएंगे और जो भी एक्सपीरियंस होगा आपको सवेरे बताते हैं। तो अब सवेरा हो चुका है। हाउस बोट में हमारा नाइट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जैसे कि लोग बोलते हैं कि हाउस बोट में बहुत सारे मच्छर होते हैं या फिर सोने में दिक्कत होती है, ऐसा हमें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। जैसे एक नॉर्मल होटल रूम में रूम होता है उस तरह का ही लगा। ऐसा नहीं लगा कि ये बोट पे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर एक पैक्ड एसी रूम था हमारा, पूरी बोट ही हमारी एसी वाली थी। तो इसमें कहीं से कहीं तक मच्छरों का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा और अच्छे से हम सो पाए। पूरी एक लग्जरी फैसिलिटीज़ में मिली थी। तब हाउस बोट में सुबह के 8 बज चुके हैं। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है और ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करके देते हैं, जैसे कि इडली, सांभर, चटनी, टोस्ट ब्रेड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप ले सकते हैं। और ब्रेकफास्ट के बाद चेकआउट टाइमिंग होता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं एलेपी बीच पर, जो कि एलेपी का एक मशहूर बीच है। इसको एलेपूजा बीच भी कहा जाता है। और अब मैं आपको थोड़ा सा बीच दिखाना चाहूँगा। ये बीच काफ़ी अच्छा है, टाइड्स भी काफ़ी, यहाँ पर आपको जो लहरें हैं बीच पे पानी की वो भी काफ़ी अच्छी नज़र आएंगी। और ये बीच यहाँ से वहाँ तक काफ़ी बड़ा सा बीच है, लेकिन इस बीच पर आपको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या है कि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल बच्चे हैं, वो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। तो कुल मिला के एक तरह से प्लेग्राउंड वाला ये बीच है। यहाँ पर आपको वो चेयर्स वगैरह जो जमी हुई रहती हैं बीच के साइड पे, वैसा प्रोफेशनल बीच नहीं है, लेकिन बीच एक तरह से अगर आप शांत बैठना चाहते हैं तो शांति के लिए बहुत अच्छा बीच है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है। बीच के ये जो पानी के किनारे ज़्यादा क्राउड आपको नज़र नहीं आएगा। हालांकि पानी की लहरें काफ़ी तेज़ हैं।
इसमें नहाना अलाउड नहीं है। एलेपी बीच के जस्ट पास में ही लगभग 100 से 200 मीटर दूर बना हुआ है एलेपी का लाइट हाउस, जिसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एलेपी लाइट हाउस की हाइट काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जाया जा सकता है और ऊपर से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा भी नज़र आता है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एलेपी लाइट हाउस को देखने के लिए आपको यहाँ थोड़ा चार्ज देना पड़ता है, 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। तो अब हम एलेपी लाइट हाउस के बिल्कुल टॉप सिरे पर पहुंच चुके हैं। यहाँ तक पहुंचना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सीढ़ियाँ घुमावदार हैं, लगभग 110 सीढ़ियाँ हैं और उससे ऊपर जब चढ़कर आप आएंगे तो अंदर थोड़ा ह्यूमिडिटी वाला माहौल आपको लगेगा। ये दिसंबर का महीना है, लेकिन यहाँ ठंड से ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो ये जगह थोड़ी गर्म है। आपको ये चीज़ का ज़रूर याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। और अब यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा आपको नज़र आएगा एलेपी का। तो अब हम पहुंच चुके हैं एलेपी के एक बहुत ही खूबसूरत बीच पर, जिसका नाम है मरारी बीच। और ये एलेपी बीच से काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से काफ़ी सारी छतरियाँ, काफ़ी सारे अम्ब्रेलाज और चेयर्स आपको नज़र आएंगी। इनका कुछ स्पेसिफिक चार्ज होता है, मैं आपको उसका चार्ज ज़रूर क्लियर करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको इसका नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। लोग यहाँ पर मज़े करते हुए नज़र आ रहे हैं और वेव्स के साथ थोड़ा सा बाथिंग वाला सीन वगैरह। वैसे रिस्की है थोड़ा सा, क्योंकि वेव्स तेज़ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ अलाउड हैं और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर जमा हुए। तो ये बीच एक तरह से टूरिस्ट फ्रेंडली है। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं, जहाँ अगर आप चाहें तो कुछ खाने पीने का ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पर बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर चेयर्स पे बैठने के लिए 2 चेयर्स का चार्ज लगता है 100 रुपीज़, यानी कि 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चेयर आप कर सकते हैं। लगभग 1 घंटे तक के लिए चार्ज होता है। वैसे ये चार्जेस थोड़ा टाइमिंग वगैरह बढ़ भी सकता है, लेकिन कुछ इस तरह का चार्ज होता है। और बीच काफ़ी अच्छा है, फोटोजेनिक पॉइंट है, जहाँ पर आप अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं एलेपी से कोच्चि के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 55 किलोमीटर्स का। अब कोच्चि में एक स्थान को हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूज़ियम, जो कि अभी हम जिसके गेट पर खड़े हुए हैं। ये म्यूज़ियम बहुत ही ख़ास है, क्योंकि इसके अंदर नेवी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मिलती है और नेवी में जो हथियार, मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पर संग्रह करके रखे हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नेवल म्यूज़ियम का जो टाइमिंग है, सुबह 9:30 बजे से ये शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहता है। मंडे को इसका हॉलीडे होता है और इसके अंदर एंट्री करने का 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लगता है। तो अब हमने म्यूज़ियम के अंदर प्रवेश कर लिया है और जैसे ही हमने म्यूज़ियम के अंदर प्रवेश किया, हमें कई सारे हथियार, कई सारे वेपन्स नज़र आए जो कि नेवी में यूज़ किए जाते हैं। ये है नेवी का ओरिजिनल हेलीकॉप्टर, जो कि नेवी में यूज़ किया जाता है, और साथ ही रखी हैं कुछ मिसाइल्स जो कि नेवी में उपयोग ली जाती हैं। म्यूजियम के अंदर कुछ 3D पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं, जिनसे कि हम नेवी और सी रूट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कोच्चि के बीच एरिया पर, और ये जो बीच अभी हम देख रहे हैं ये है फोर्ट कोच्चि बीच, जो कि इंडियन नेवल म्यूज़ियम के काफ़ी करीब है। थोड़ा सा डिस्टेंस पार करने के बाद हम इस बीच पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इस बीच पर आपको काफ़ी सारे कपल्स और फैमिली मेम्बर्स नज़र आएंगे, जो कि अपनी हॉलीडेज़ एंजॉय करते हुए नज़र आएंगे। वैसे तो एक लोकल बीच है, ज़्यादा बड़ा एरिया ये कवर नहीं करता, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आकर थोड़ी देर बैठ सकते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
कोच्चि में अब जिस एरिया में हम हैं ये है फोर्ट कोच्चि एरिया, और यहाँ पर हम एक बहुत ही फेमस चर्च को देखने आए हैं जो कि है सेंट फ्रांसिस चर्च। ये चर्च फेमस है वास्को डिगामा के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा वास्को डिगामा थे कौन। वास्को डिगामा एक पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर थे, यानी कि पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे जिन्होंने इंडिया की खोज की थी, और वो यूरोप से इंडिया पहुँचे थे बाय सी रूट। वैसे ये जो चर्च है इसे 1503 के अंदर बनाया गया था, और वास्को डिगामा जब तीसरी बार इंडिया आए थे तो वो सन था 1524, जब उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो डेथ होने के बाद उन्हें इसी चर्च में दफनाया गया था, और इसी वजह से इस चर्च को हम फेमस चर्च बोलते हैं, और लोगों के बीच में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्को डिगामा को यहाँ पर दफनाने के लगभग 14 साल बाद यहाँ से उनकी बॉडी के जो अवशेष थे उन्हें वापस से पुर्तगाल ले जाया गया, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। तो अब यहाँ पर वास्को डिगामा का जो बरियल है वो अब नहीं है, वो पुर्तगाल ले जाया जा चुका है। फोर्ट कोच्चि एरिया में अब हम पहुँच चुके हैं वास्को डिगामा स्क्वायर में, जो कि सेंट फ्रांसिस चर्च जो कि वास्को डिगामा के लिए जाना जाता है उससे काफ़ी करीब है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। स्क्वायर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तरह का ये चौराहा टाइप का है, मतलब इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, हर तरफ रास्ते हैं। लेकिन ये जगह एक वजह से फेमस है चाइनीज़ फिशर नेट्स के लिए, जिन्हें हम देखने जा रहे हैं वहाँ पर वो हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं चाइनीज़ फिशर नेट के पास में। चाइनीज़ फिशर नेट एक तरह की टेक्निक है कुल मिला के। ये जो इंस्ट्रूमेंट जैसा आपको लग रहा है, ये नेट जो बिछा रखे हैं, ये एक तरह की मछली पकड़ने की तकनीक है जो कि चीनी लोगों के द्वारा आई है। कोच्चि में अब हम पहुंच चुके हैं सेंटा क्रूज बेसिलिका चर्च के सामने, जो कि एक बहुत ही बड़ा सा चर्च है, और ये एक गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ऊपर की साइड, ये गॉथिक स्टाइल इसको बोला जाता है, और ये इंडिया के फाइनेस्ट चर्च में से एक है। मतलब फाइनेस्ट से मतलब ये बहुत ज़्यादा कारीगरी के साथ और बहुत ही अच्छा जो वेल मेंटेन्ड चर्च होता है उस कैटेगरी में आता है। कोच्चि में अब जिस स्थान को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है मट्टानचेरी पैलेस, जिसे डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसे डच पैलेस या मट्टानचेरी पैलेस इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो पुर्तगाली जो लोग थे उन्होंने कोच्चि का जो साम्राज्य था उन्हें ये गिफ्ट किया था, यानी कि ये पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया महल था जो कि कोच्चि के एम्पायर, कोच्चि का जो एम्पायर था, कोच्चि का जो साम्राज्य था, उन्हें भेंट किया गया था। इसे 1555 के अंदर इसको बनाया गया था। इस पैलेस को अब म्यूज़ियम के अंदर तब्दील कर दिया गया है और ये अब गवर्नमेंट के अंडर में है। इसे देखने का चार्ज सिर्फ 5 रुपीज़ पर पर्सन का लगता है। मट्टानचेरी पैलेस के पीछे ही है ज्यू टाउन, यानी कि एक गली अगर हम छोड़ के पीछे आएंगे तो मट्टानचेरी पैलेस के पीछे नज़र आएगा ज्यू टाउन, जिसे यहूदी नगर के नाम से जाना जाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि ईसा से लगभग 700 साल पहले यहाँ पर यहूदी लोग रहा करते थे, इस वजह से इसे यहूदी नगर कहा जाता है। आजकल ये एक तरह का पुराना मार्केट है, मतलब एक तरह का मार्केट हम एरिया बोल सकते हैं जिसमें कि मसाले, कपड़े, हर तरह की चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और पुराने कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोच्चि में एक बहुत ही पॉपुलर स्थान पर अब हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है मरीन ड्राइव। एक मरीन ड्राइव तो मुंबई में है और एक यहाँ कोच्चि में बनाई गई है। ये मुंबई जैसी खास तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक वॉकवे है जहाँ पर आप पैदल चलते हुए इस पानी के किनारे जा सकते हैं और अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हालांकि ये जो पानी अभी आप देख रहे हैं ये समुद्र का पानी नहीं है, ये है बैक वाटर्स। कोच्चि में अब हम आ चुके हैं लुलु मॉल में, जो कि हमारे देश भारत का सबसे बड़ा मॉल है। इस मॉल में हमें काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स नज़र आते हैं जिनमें कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट, सिनेमा और गेम जोन शामिल है।
तो अगर इन सभी स्थानों को देखने के बाद आप केरला घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि कैसे आप अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। हमने ये टूर पैकेज बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज़ के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 4 नाइट 5 डेज़ का, जिसमें कि हमें मुन्नार, ठिकड़ी, एलपी, कोची ये सारी जगह घूमने को मिली। तो चलिए अब जानते हैं कि ये पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पैकेज हमने फ्लूटो हॉलीडेज़ के साथ बुक किया था, जिसमें कि हमें सभी जगहों के नाइट स्टेज यानी कि होटल्स अवेलेबल मिले, और इसमें जो हमारी प्राइवेट कैब थी वो हमारे लिए शामिल थी। जो होटल्स थे उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था इस पैकेज के अंदर, डिनर इंक्लूडेड नहीं होता लेकिन ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। और जो हाउस बोट थी, हाउस बोट में डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच तीनों चीज़ें शामिल थी इंक्लूडेड। इसमें नाइट स्टे सारी चीज़ें इस पैकेज के अंदर शामिल थी। अब ये पैकेज हमें पड़ा था लगभग 17,000 रुपये का पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि हम 3 व्यक्ति थे। इसमें एक आइटनरी के हिसाब से कुछ रूल्स हैं, मैं आपको उसके हिसाब से रेट्स बताना चाहूँगा कि अगर आप 4 व्यक्ति से कम लोग हैं, यानी कि अगर 2 व्यक्ति कम से कम हैं, तो आपका कॉस्ट आता है 17,000 रुपये के हिसाब से। लेकिन अगर आप 4 व्यक्ति हो जाते हैं तो आपका कॉस्ट आता है 13,900 रुपीज़, यानी कि लगभग 14,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, कि अगर आप 4 व्यक्ति हैं तो कॉस्ट कम हो जाएगा। अगर आप और ज़्यादा व्यक्ति हैं, लगभग मान लीजिए अगर आप 6 से 7 व्यक्ति हैं, तो आपका कॉस्ट आएगा सिर्फ 11,500 रुपये। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा व्यक्ति आप हो जाते हैं, लगभग 8 से 10 व्यक्ति अगर आप हो जाते हैं, तो 10,500 रुपये कॉस्ट आता है। और अगर आप 12 से 18 लोग होते हैं तो इसका कॉस्ट और कम हो जाता है, लगभग 9,500 रुपये के आसपास। और अगर आप 20 व्यक्ति से 24 व्यक्ति हैं, यानी कि एक बड़ा ग्रुप है या इससे ज़्यादा हैं, तो आपका जो कॉस्ट आता है वो 7,800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आपके पास होंगे आपका कॉस्ट उतना कम आएगा, और ये फैसिलिटीज़ सेम रहेंगी सारी की सारी जो भी आपको मिल रही हैं, कि आपको एक बहुत ही अच्छा लग्जरी होटल मिलेगा, आपको प्राइवेट कैब मिलेगी, सारी जगह घूमने के लिए पिक एंड ड्रॉप वहीं पर होगा, उस कैब के थ्रू ही होगा, और हाउस बोट की सारी सुविधाएं मिलेगी। तो अगर आप चाहें तो फ्लूटो हॉलीडेज़ के साथ अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और साथ ही कमेंट में पिन भी कर दिए हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से उनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपने ट्रैवल पैकेजेस बुक कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको एडिशनली बताना चाहूँगा कि जो अथिरापल्ली वाटरफॉल देखा था हमने, जिसे बाहुबली वाटरफॉल बोलते हैं, उसके लिए टॉप स्टेशन के लिए और एक्स्ट्रा चार्ज पे किया था, क्योंकि ये हमारे ट्रैवल पैकेज में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाता है अथिरापल्ली वाटरफॉल। इस वजह से थोड़ा जो गाड़ी का चार्ज है वो हमें एक्स्ट्रा पे करना होता है। और जो टॉप स्टेशन डायरेक्शन है वो भी थोड़ा दूर है, क्योंकि मुन्नार से वो थोड़ा आउटर चला जाता है 32 या 35 किलोमीटर के आसपास, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। बाकी सारी चीज़ें पैकेज में इंक्लूडेड थी। तो ये है केरला की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस जिन्हें घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।